फफा का खंजर भाग 2। जयगढ़ के कूचे और बाजार खामोश थे। शहर की जगह खाली, तफरीह और तमाशे बंद। शाही महल के लंबे चौड़े सहने और जनता के हरे भरे मैदानों में आदमियों की भीड़ थी, मगर उनकी जबानें बंद थी और आंखें लाल। चेहरे का भाव कठोर और क्षुब्ध। त्योरिया हुई माथे पर शिकन, उमड़ी हुई काली घटा थी, डरावनी खशमोश और बाढ़ को अपने दामन में छुपाए हुए। मगर आम लोगों में एक बड़ा हंगामा मचा हुआ था। कोई सुलह का हामी था, तो कोई लड़ाई की मांग करता था, कोई समझौते की सलाह देता था, कोई कहता था कि छानबीनें करने के लिए कमीशन बिठाओ। मामला नाजुक था, मौका तंग, तो भी आपसी बहस, मुबाहसों, बदगुमानियों और एक दूसरे पर हमलों का बाजार गर्म था। आधी रात गुजर गई मगर कोई फैसला न हो सका। पूंजी की संगठित शक्ति उसकी पहुंच और रोबदा फैसले की जबान बंद किए हुए था। 3 पहर रात जा चुकी थी। हवा नींद से मतवाली होकर अंगड़ाइयाँ ले रही थी और दरख्तों की आंख झपकती थी। आकाश के दीपक भी झलमलाने लगे थे। दरबारी कभी दीवारों की तरफ ताकते थे, कभी छत की तरफ, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। अचानक बाहर से आवाज आई, युद्ध युद्ध। सारा शहर इस बुलंद नारे से गूंज उठा। दीवारों ने अपनी खामोश जबान से जवाब दिया, युद्ध युद्ध। यह अदृष्ट से आने वाली एक पुकार थी जिसने उस ठहराव में हरकत पैदा कर दी थी। अब ठहरी हुई चीजों में खलबली सी मच गई। दरबारी गोया गलफत की नींद से चौंक पड़े, जैसे कोई भूली हुई बात याद आते ही उछल पड़े। युद्ध मंत्री सैयद अस्करी ने फरमाया, क्यों अब भी लोगों को लड़ाई का ऐलान करने में हिचकिचाहट है? आम लोगों की जबान खुदा का हुक्म और उसकी पुकार अभी आपके कानों में आई। उसको पूरा करना हमारा फर्ज है। हमने आज इस लंबी बैठक में यह साबित किया है कि हम जबान के धनी हैं, पर जबान तलवार है, ढाल नहीं। हमें इस वक्त ढाल की जरूरत है। आइए हम अपने सीनों को ढाल बना लें और साबित कर दें कि हम में अभी भी वह जौहर बाकी है जिसने हमारे बुजुर्गों का नाम रोशन किया। कौमी गैरत जिंदगी की रूह है, वह नफ़े और नुकसान के ऊपर है। वह हुंडी और रोकड़, वसूल और बाकी, तेजी और मंदी की पाबंदियों से आज़ाद है। सारी खानों की छिपी हुई दौलत, सारी दुनिया की मंडियाँ, सारी दुनिया के उद्योग धंधे उसके पाशंग है। उसे बचाइए, वरना आपका यह सारा निजाम तीतर बीतर हो जाएगा, सिरजा बिखर जाएगा, आप मिट जाएंगे। पैसे वालों से हमारा सवाल है, क्या अब भी आपको जंग के मामले में हिचकिचाहट है? बाहर से सैकड़ों की आवाज़ें आई, जंग जंग। एक सेठ साहब ने फरमाया, आप जंग के लिए तैयार है? अस्करी, हमेशा से ज़्यादा। ख्वाजा साहब, आपको फतेह का यकीन है? अस्करी, पूरा यकीन है। दूर पास जंग जंग की गरजती हुई आवाज़ों का तांता बंध गया कि जैसे हिमालय से किसी अथाह खड्ड से हथौड़ों की झनकार आ रही हो। शहर कांप उठा, जमीन थराने लगी, हथियार बटने लगी। दरबारियों ने एक मत लड़ाई का फैसला किया। गैरत जो कुछ न कर सकती थी, वह आवाम के बारे ने कर दिखाया। आज से 30 साल पहले एक जबरदस्त इंकलाब ने जयगढ़ को हिला डाला था। वर्षों तक आपसी लड़ाइयों का दौर रहा। हजारों खानदान मिट गए, सैकड़ों कस्बों वीरान हो गए। बाप बेटे के खून का प्यासा था, भाई भाई की जान का ग्राहक। जब आखिरकार आज़ादी की फतेह हुई तो उसने ताज के फिदाइयों को चुन चुन कर मारा। मुल्क के कैद खाने देशभक्तों से भर उठे। उन्हीं जाबाजों में एक मिर्जा मंसूर भी था। उसे कन्नौज के किले में कैद किया गया, जिसके 3 तरफ ऊंची दीवारें थी और एक तरफ गंगा नदी। मंसूर को सारा दिन हथौड़ा चलाना पड़ते, सिर्फ शाम को आधे घंटे के लिए नमाज की छुट्टी मिलती थी। उस वक्त मंसूर गंगा के किनारे आ बैठता और देश भाइयों की हालत पर रोता।
वह सारी राष्ट्रीय और सामाजिक व्यवस्था जो उसके विचार में राष्ट्रीयता की आवश्यक अंग थी, इस हंगामे की बाढ़ में नष्ट हो रही थी। वह एक ठंडी आह भरकर कहता, जयगढ़, अब तेरा खुदा ही रखवाला है। तूने खाक को अक्सीर बनाया और अक्सीर को खाक। तूने खानदान की इज्जत को, अदब और इखलाक का, इल्मो कलाम को मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। अब तेरी बागडोर तेरे हाथ में नहीं है। चरवाहे तेरे रखवाले और बनिए तेरे दरबारी है। मगर देख लेना, यह हवा है और चरवाहे और साहूकार एक दिन तुझे खून के आंसू रुलाएंगे। धन और वैभव अपना ढंग न छोड़ेगा। हुकूमत अपना रंग न बदलेगी। लोग चाहे ले जाए, लेकिन निजाम वही रहेगा। यह तेरे नए शुभ चिंतक, जो इस वक्त विनय और सत्य और न्याय की मूर्तियां बने हुए हैं, एक दिन वैभव के नशे में मतवाले होंगे। उनकी शक्तियां ताज की शक्तियों से कहीं ज़्यादा सख्त होगी और उनके जुल्म कहीं इससे ज़्यादा तेज। इन्हीं ख्यालों में डूबे हुए मंसूर को अपने वतन की याद आ जाती। घर का नक्शा आंखों के सामने खिंच जाता। मासूम बच्चे, अस्करी की प्यारी प्यारी सूरत आंखों में फिर जाती, जिसे तकदीर ने माँ के लाड प्यार से वंचित कर दिया था। तब मंसूर एक ठंडी आह खींचकर खड़ा होता और अपने बेटे से मिलने की पागल इच्छा में उसका जी चाहता कि गंगा में कूदकर पार निकल जाऊं। इस कहानी को पूरा पढ़ने के लिए देखिए भाग 3। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। आपसे विनती है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।